हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम करेंगे मैथ पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 3। जिन्होंने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा वो जाके जरूर देखे। बहुत अच्छा रिस्पांस है और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच काफी चेंज होगी। तो जो लोग आज से नए जुड़े उनको मैं बता दूं कि 2025 के सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज हमने चलाई है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होगा जो कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। इस चीज के ऊपर मैंने डिटेल में लेक्चर 1 में बताया है, आप वहां से देखें तो आपको समझ आएगा कैसे इस सीरीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। लेकिन आपको ये सीपीआर रूल जरूर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इस सीरीज के अंदर ये जो सारी चीजें मैंने मेंशन करी है ना, कि आप सिलेबस तो कर लेते हैं लेकिन आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव होते। वो क्यों नहीं इंप्रूव होते, वो सारी चीजें यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है। और हम एक एक करके ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस के अंदर डेवलप करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एग्जामिनेशन के माहौल के अंदर ये सारी चीजें सिखाऊं, कि जब एग्जाम हो तो भाई आपको क्वेश्चन किस तरीके से उस वक्त सॉल्व करना है, क्या आपका कॉन्सेप्ट यूज करना है छोटे से छोटा, क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है, क्या बेसिक्स यूज करने हैं, किस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। क्योंकि अगर आप किसी बड़े क्वेश्चन को या कैलकुलेटिव क्वेश्चन को पहले करेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका पूरा पेपर खराब होने की। और ऐसा होता भी है, बहुत लोगों का सब कुछ आता है लेकिन एक दो क्वेश्चन गलत पहले टच कर देते हैं और उनका पेपर खराब हो जाता है। तो स्किपिंग के आर्ट्स को मुझे सिखाना है आपको। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना सिखाना है। भाई अगर आप क्वेश्चन सही से स्किप करोगे तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। सिली मिस्टेक से मुझे आपको बचाना है, क्योंकि भाई सिली मिस्टेक, आती हुई चीजें अगर आप गलत करोगे तो बहुत बड़ी, मतलब आपको पाप लगेगा। आती हुई चीजें तो, आज का कंपटीशन ऐसा, आपको 100% एक्यूरेट रखनी चाहिए और वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आपको ओरली करना है, आपको पेन की यूज करने की नीड नहीं है, वो समझाऊंगा। दूसरा, कैसे आज का लेटेस्ट पैटर्न है जो कैलकुलेशन की, आपको यूनिट डिजिट भी यूज करना है, आपको डिजिटल सम भी यूज करना है, आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, आपको गेस वर्क यूज करना है, या आपको और बहुत सारी चीजें यूज करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे सिखाऊंगा। और लास्ट स्टेप कि भाई आपको कैलकुलेशन भी जो करनी है उसमें भी स्टेप को स्किप करना है, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। तो जब ये सारी चीजें, आप ये सारे अस्त्र शस्त्र सीखेंगे तो आपकी अपने आप ये एग्जामिनेशन हॉल की जो अप्रोच है वो सुधरती चली जाएगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए, क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, अब स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक, ये। अच्छा देखिए, मैं आपको जैसे समझाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पहला ही आपके सामने 3 लाइन का पड़ गया। तो आप ये सोच के देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप रीड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, भले ही ये आसान हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके टाइम चला जाए और हड़बड़ी में आपको ये लगने लगे अभी तो पहला ही क्वेश्चन मेरा 2 मिनट हो गए। तो इस वजह से ऐसे बड़े क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखाई दे आपको स्किप कर देना है, हम बाद में करेंगे टाइम बचा के। पहले उन क्वेश्चन को टच करने को देखते ही हो जाते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, और ये बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन दिख रही है। अगर ये मुश्किल हो जैसे मेंस वगैरह में होती है तो उसको भी शुरू में नहीं टच करना, लेकिन यहाँ ये बहुत आसान है तो आप इसे टच कर सकते हैं। तो जैसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 7 14 -4, यहाँ पर आ जाएगा 10। 7 में से 10 जाएगा, क्या आएगा, -3। -3 बाहर क्या है, माइनस, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +3 हो जाएगा और पीछे 14 है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 17। ये 17 हो जाएगा और ये वाला ब्रैकेट देखे तो 11। 11 -7 हो जाएगा, -4। ठीक है, और -4 और -17 क्या हो जाएगा, +13। और बाहर ब्रैकेट के ऑलरेडी लिखा है -13, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0। तो आपका 0 क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन फिर आपके सामने देखिए, कितनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है। तो अगर आप इसे पहले पढ़ेंगे, और नंबर्स भी कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और करने लगेंगे भले ही हो जाए, लेकिन अगर आपका 5 मिनट खर्च हो गया ना तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है, इसे आपको सीखना है। तो इसे स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। दूसरा, फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए क्लियरेंस सेल्स अ साड़ी इज मार्क्ड। साड़ी का मार्क प्राइस ये है और उसे सोल्ड करा है इतने रुपए का, कह रहा है डिस्काउंट बताओ। तो देखो, आपको डिस्काउंट के लिए क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 9। और ये आ जाएगा 8 में से 4 गए 4। ठीक है, और ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 1049 आपका क्या आ गया, ये तो डिस्काउंट आ गया। अब आप डिस्काउंट परसेंटेज नहीं निकालते, डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट एमपी पे ही तो होता है, और उसी का ये 10% दिखाई दे रहा है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10%। बस इतना ही करना था और आंसर टिक करना था। एक यहाँ पे सिली मिस्टेक का चांस है जो मैं आपको समझाता हूँ, कि कई बार हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, ये 1049 है, नीचे हम यहाँ पे ये लिख देते हैं 9441, और हड़बड़ी में करने लगते हैं और आंसर आता नहीं, हम परेशान होते हैं। जबकि आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डिस्काउंट की बात हो तो नीचे एमपी होना चाहिए, और जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात हो तो नीचे सीपी होगा, जब तक ये मेंशन ना हो कि वो एसपी पे हो। ठीक है, तो ऐसे में आपको चीजें बीच बीच में समझाता चला जाऊंगा, कहाँ सिली की ऑप्शन की गुंजाइश है, कहाँ क्या की गुंजाइश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, पाइप कैन फ्लो
एन ओवरऑल टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है, एक पाइप है जो 12 घंटे में भरता है। बी ड्यू टू लीकेज, बट ड्यू टू लीकेज एट बॉटम वो 18 घंटे में भरता है। एक और पाइप है, मान लो तो बी पाइप है वो लीकेज वाला, इन दोनों को जब साथ में चलाते हैं तो वो 18 घंटे लेता है। तो कह रहा है अगर टैंक फुल है, इफ टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। अगर टैंक फुल है तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 36, फिर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 12 को इससे करेंगे, 18 को इससे करेंगे। अब देखो ए जो है, अगर हम देखें तो ए 3 में भर रहा है, और ये मिल के 2 ही क्यों भर रहे हैं, क्योंकि बी जो है -1 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बी वो ये कह रहा है जब टैंक फुल हो तो खाली कितने दिन में होगा, तो 36/1, आंसर क्या आ जाएगा, 36, 36 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू ट्रायंगल्स EFG एंड HIG आर कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट पे बार बार आ रहा है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों के अंदर, दोनों सेट्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन था, और यहाँ पे कह रहे हैं EFG का ये एरिया है, तो बताओ इसका क्या होगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एरिया भी क्या होता है, बराबर, ठीक है। और मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट की 5 कंडीशंस बताई थी, याद है, वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, वो यूज भी होंगी। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन है, देखिए अब आपको कह रहे हैं लेट ए ये है, तो कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हाई चांसेस है ना, कोई भी जो अच्छी प्रैक्टिस में नहीं होगा वो क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। टाइम वेस्ट कैसे करेगा, अगर वो इसको ऐसे सॉल्व करने लग जाए कि भाई a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जनरली लोग करते हैं 1 ले ले और फिर सॉल्व करने लगे, तो आप देख लेना सॉल्व करके दो ऑप्शंस एक जैसे आने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लस का है और यहाँ पे ये भी प्लस का है, तो दो ऑप्शन आने के चांसेस सेम, फिर आप दोबारा कुछ रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने लेक्चर 1 और 2 में भी बताई थी। हमेशा जब भी ऐसा हो तो आप कोशिश कीजिए, 3 वेरिएबल है, आप क्या कीजिए, किसी वेरिएबल को जीरो करने की कोशिश करिए। 3 वेरिएबल का आप क्या करेंगे, तो मैं ऐसा मान लेता हूं, जो ये a प्लस बी है इनमें से किसी एक को जीरो मान लेता हूं। मान लो जो मैं b इक्वल टू 0 लगता हूं तो मेरे पास हो जाता है a इक्वल टू 2c। अब मैं a को यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल ले लेता हूँ, और c को मैं 1 रख लूँ और फिर चेक कर लेता हूँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर b को मैं 0 रखूँ तो ये खत्म और ये खत्म, ये तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, तो ये आंसर गलत। अगर b को 0 करूँ तो ये खत्म, और यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा और ये, तो ये भी नहीं हो पाएगा कभी। अगर हम ये देखें तो ये प्लस ये हो सकता है। अगर यहाँ देखें तो b0 ये भी कभी भी नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये वाला। और चाहे तो आप रख के भी देखेंगे तो यही आएगा। ये तो मेरे को b0 रखने पे दिख रहा है कि पॉसिबल ही नहीं हो रहा, इसलिए आंसर बच गया, ठीक है। अदरवाइज आप ये दोनों रखेंगे तो बात बन जाएगी। और रखते वक्त भी आप देखो ना कि रखते हुए आपको देख रहे हो एक साइड 0 हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, तो ये LHS से इक्वल कैसे होगा, तो रखने की जरूरत भी नहीं है उनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं इक्वेशन है आपके पास दो, 1 और 2, कह रहे हैं कि पैरेलल के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप देखिए, आपको पता है कि 3 कंडीशंस होती है कि जब लाइन कटती हैं आपस में, जब कोइंसिडेंस होती है और जब पैरेलल होती है, तो क्या, तो पैरेलल की कंडीशन आपके लिए क्या होती है, आपको अच्छे से पता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/T2, ये होती है पैरेलल की, समझ गए। तो अब आपको सिर्फ ये कंपेयर करना, आपका आंसर आ जाएगा। पेपर में लिखना नहीं है, दिमाग में बस सोचना है, मैंने आपके लिए बताया। तो यहाँ पे A1 देखें तो x का कोफिशिएंट हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया k-2, यहाँ पे B1 क्या हो गया, y का कोफिशिएंट वो क्या है k-2, और यहाँ पे B2 क्या है, वो है 9, ठीक है। अब ये 9 4 जा क्या हो गया 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा क्योंकि सारे आंसर पॉजिटिव और आएगा भी पॉजिटिव, और ये k-2 तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, जल्दीबाजी में करिएगा भी मत, देखिए 64 दे भी रखा है, उसने बोला है k² + 6 मतलब 8 8 64, 64 + 6 मतलब आएगा 72 मार्क कर रहा हूं मैं भी, आपका आएगा 70 आंसर। देखिए 64 उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आंसर क्या आएगा ये, तो इसलिए ये ध्यान रखना +6 भी है, यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपके सामने कि विच कंपनी, द टेबल गिवन फॉर टी शर्ट के लिए है 4 कंपनी का, विच कंपनी हैड मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज मैक्सिमम किसका है ये पूछ रहा है टी शर्ट का चारों में। तो आपको चारों को जोड़ना है और उसका एवरेज निकालना है, जिसका मैक्सिमम होगा वो आंसर होगा। तो चारों को जोड़ ले यहाँ पे, तो इसका क्या आ जाएगा 8 और 2 10 और 3, ये 3 और 2 5 15, 4 4 8, 1 9, 12 और 4 16, ऊपर एक कैरी, ये हो जाएगा 9। ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 और 4 13, 3 17,
17 का हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 4 16 का 6, ऊपर एक कैरी, फिर ये 9 आ जाएगा। तो ये बड़ा ही आ गया C2, C1 तो हो ही नहीं सकता। अगर हम ये देखें तो ये आ जाएगा 5 4 9, ये 15, ऊपर एक कैरी, 4 3 7 8, 8 8 और 6 14, ये तो छोटा ही आएगा, फिर एक कैरी ये 9। और अगर ये देखें तो ये सारे नंबर भी इस वाले से तो छोटे ही हैं, चाहे तो फटाफट कर भी लो, 0 1 7 8 12, 12 4 16, फिर से एक ये, तो ये फिर छोटा आ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है ये, तो 967 बड़ा है। अगर इसका एवरेज भी निकालेंगे तो वो भी सबसे बड़ा होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, C2, ये दूसरे वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो नंबर बड़ा होगा उसका एवरेज बड़ा होगा, तो इसलिए एवरेज करके देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है, तो बताओ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या है। तो देखिए ये कंडीशन पॉसिबल तभी होगी जब ये तीनों बराबर होंगे, और बराबर होने के लिए क्या होगा, एक को 3 लोगों में बांटना है, तो तीनों को बराबर देंगे, 1/3 1/3 1/3, तभी ये चीज सेटिस्फाई होगी। और इसी चीज को यहाँ रख देंगे, तो जैसे 1/1/3 होगा, तो ऊपर 3 + 3 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐसे करा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आपको ओरली ही करना था। ठीक है, रिपीटेड पैटर्न है, ओरली करना था कि ऐसे जब आपको 3 दे 4 दे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, 2 देगा तो 1/2 हो जाएगा, और वहां रख के आपको ऐड करना है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि द मीन प्रपोर्शन ऑफ, इन दोनों का निकालना है आपको, वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। अब देखिए 4 चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मीन प्रपोर्शन, एक होता है थर्ड प्रपोर्शन, अगर आप नहीं जानते, एक होता है फोर्थ प्रपोर्शन, और एक होता है फर्स्ट प्रपोर्शन। ये चारों नहीं पता तो ये पेपर में बहुत आती है, 2 नंबर के बीच में होता है, आपको 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, मीन तो 2 में होगा, और थर्ड वगैरह 3 नंबर भी देंगे। तो इसका ये होता है, इसका होता है B²/A, फोर्थ होगा BC/A, और ये फर्स्ट प्रपोर्शन होगा AB/C। इस तरीके से 3 नंबर चाहिए होंगे इन दोनों के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं, हमसे पूछा क्या है, हमसे तो पूछा है खाली मीन वाला, ये फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट, तो आपसे मीन पूछ रहा है, तो मीन निकाल दो भाई, 8A² × 18/A⁴, ये कट जाएगा 2 पे, और ये 18 8 क्या होता है, 144, 18 का टेबल, मैंने बोला है ना आपको टेबल याद करने हैं, और ये रूट के अंदर है, तो 12 और अपॉन 2 1 आंसर हो जाए, 12/A इज द आंसर। टेबल्स याद जरूर करना, बहुत काम आएगा। ये चीज चाहे तो आप याद कर सकते हो, मैंने आपके लिए बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऐसा दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी होएगा, नहीं तो आप देख रहे होगे sec थीटा जो होता है 1/cos होता है, प्लस tan थीटा होता है sin/cos, नीचे से cos cos कॉमन आएगा और कट जाएगा, मतलब ऊपर 1/sin लिखा है और नीचे 1 - sin लिखा है, ये 7/4 है, ये लिखा है। अब 4 + 4 × sin हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 7 - 7 × sin हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 11 sin, तो sin थीटा आपका 3/11 आ जाएगा, और cosec थीटा क्या होता है इसका उल्टा, तो 11/3 इज द आंसर। तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते थे, ये डायरेक्ट लिखते और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुंच सकते थे। ठीक है, ऐसे आपको स्टेप स्किप करने हैं। नेक्स्ट, और ऐसा भी नहीं करना कि आप इतने स्टेप स्किप कर दें कि आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए। 13th क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 13 क्वेश्चन भी 3 लाइन का स्टेटमेंट है, वैसे है तो ये आसान क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं। रमेश, देखिए कई बार क्या होता है, जब आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होता है क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है और मैं कर लूंगा, और क्या होता है ना, जब आपके 10-12 क्वेश्चन हो गए तो आपको पॉजिटिविटी आती है और आपका एक फ्लो भी बन जाता है, तो इसलिए कर सकते हैं। तो रमेश ने क्या करा, रमेश ने 18,000, रमेश के पास 18,000 रुपए, ही डिपोजिट 7,000 रुपए इन ए बैंक। ठीक है, इसने 7,000 रुपए एक बैंक में डिपोजिट करे 5% की दर से, और 6,000 रुपए डिपॉजिट करे बैंक में 6% के रेट से इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसको 1160 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द मनी। ठीक है, तो देखिए 18,000 रुपए थे, उसने 7,000 रुपए कहीं दिए और 6,000 दिए, और बचा कितना 13, और ये तो ये हो गया 5,000 बच गया। 7 कितने पे दिया उसने, 5% पे। 6,000 कितने पे दिए, 6% पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे आर कितना होगा कि 1 साल का ब्याज उसे है। तो देखिए इससे आप डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया PRT/100, 100 नीचे कट जाएगा, तो 7 5 35, ये इतना ब्याज हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको ये स्टेप स्किप करने आने चाहिए। 6 6 36, और ये 0, 2 0 नीचे से कट जाएंगे,
ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 710 रुपये। और लेकिन एक्चुअल में आपको कितना मिल रहा है, 1160। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस है, ये हो गया 300 400 और ये हो गया 50, 450 रुपए का डिफरेंस है। आप ऐसे कर लीजिए, नीचे नीचे सिंपल वाला भी माइनस कर लीजिएगा पार्ट, ठीक है। अब 450 रुपए ब्याज जो मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, 5,000 पे मिल रहा है। तो 450 ब्याज मिल रहा है 5,000 पे इंटू 100, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9%। तो 9% मिल रहा है उसे बचे हुए पे, ठीक है। आप ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 14th करते हैं, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 8 4 और 6, देन व्हाट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ओरली। ओरली तो आप बस मल्टीप्लाई ध्यान से करिएगा। जैसे 6 4 जा 24, 24 आएगा, और 24 अट्ठे 192। मैंने आपको बोला टेबल आपको याद होने चाहिए। 30 और 35, 30 तक और 35 और 36 का मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो जरूर देखेगा, उसमें मैंने सारे सीक्रेट रिवील कर रखे हैं कि कैसे कैसे अपनी कैलकुलेशन सुधारनी है। तो ये ओरली करना था क्वेश्चन। 15th करते हैं, What was the percentage increase in the sale of helmet C in 2002? C का है भाई, ये रहा 2002 क्या है 68, as compared to that in 1999, 99 ये रहा इसमें। मतलब वो कह रहा है कि 99 में 54 था और 68 हो गया, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ गया है। तो देखिए पहले कितना था 54, बढ़ा हुआ कितना है इन दोनों में 14, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, इनिशियल कितना था उस पर कितना बढ़ गया इंटू 100। तो ये कट जाएगा, 7 पे आ जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 700/27। फिर से देखिए टेबल की जरूरत पड़ी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको 30 तक टेबल याद होंगे तो आपको मजा आ जाएगा पेपर सॉल्व करने के अंदर। तो ये होगा 27 दूनी 54, 27 तिया 81, तो 27 दूनी 54, 54 और क्या बचा, 27 दूनी 54 और यहाँ बचा 16 और एक जीरो। अब आएगा 27 पंजे 135, 27 छिगे। तो अगर 6 पे देखे तो 162 आ रहा है, 6 पे तो नहीं जाएगा, मतलब 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 5 पे जाएगा, फिर 5 5 5, तो एक ही है 5 यहाँ पे आंसर, देखो ये कितना करीब भी था, ठीक है। तो ऐसे आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल। सी जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो देखिए 2 बार ग्राफ दे रखे हैं आपको, ये डार्क वाला जो है ये प्रोडक्शन है, तो सी प्रोड्यूस कितना कर रहा है 150। सी कितना प्रोड्यूस कर रहा है 150, वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, टोटल तो वही होगा इंटू 100। तो ये हो गया 140 और 190, 200, 140 और ये 200, और ये हो जाएगा 290, 230, 230 और 150 कितना हो जाएगा 280, 380, 380। दोबारा चेक करना है जरा, 140 ये 230 ये 330 और ये 150 480, तो क्या आ जाएगा 480। तो 150 जो है 480 पे टोटल ये हो गया इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 5 जा और 316, तो ये आ जाएगा 500/16। अब 16 का टेबल जिसे आ रहा है वो फटाफट कर लेगा, 16 तिया 48, 2 16 एकम 16, 31 का है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से टेबल आपको बहुत फायदा करेंगे। नेक्स्ट 17th, व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है और राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 10 एंड एंगल है 30। तो आपको पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है, तो पेरीमीटर क्या होगा सेक्टर का, एक सर्कल बना लेते हैं, बन गया सर्कल। रेडियस है 10, रेडियस है 10 और ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। तो मतलब देखिए पेरीमीटर हो जाएगा, आप पेरीमीटर आपको क्या दे रखा है 20 आर प्लस आर प्लस एल, यही दे रखा है, और वो किसके इक्वल दे रखा है, पेरीमीटर पूछ रहा है सॉरी। तो देखिए 20 तो ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे निकालेंगे, वो क्या होता है थीटा जो 30 डिग्री दे रखे अपॉन 360 इंटू 2πr। लेक्चर 1 में भी मैंने बताया था लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, जो थीटा एंगल गिवन है अपॉन 360 इंटू 2πr। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 2, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू आर है 10, बस काटा पीटी मचा दो, ये हो जाएगा 6, ये 6 तो 1/6 इंटू 30, ये यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे 20 ऑलरेडी चल रहा है, तो ये कट जाएगा 6 5 जा 30, फिर आएगा पॉइंट, तो 20 और 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना। तो आंसर है कुछ, ये तो सारे ही दूर दूर हैं, तो एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18th,
11 का डिजिबिलिटी रूल फिर से आ गया, लेक्चर 1-2 में एक्सप्लेन किया था कैसे करते हैं, इवन और ऑड को सम करते हैं, आपने सीखा होगा तो हम करके देखते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 11 से डिवाइड होने के लिए के की क्या वैल्यू है, तो 7 4 11 प्लस के और प्लस 5, 11 और 5 16, 16 प्लस के, ठीक है। ऑड पोजीशन से ये आ गया 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 21 और 4 25, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के माइनस 4 और 5 9, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि सेटिस्फाई करे, 9 होगा, 0 आ जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा, तो ठीक है ये आंसर, तो के इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 19th। अब कह रहा है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। देखिए आप इसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ऊपर साइन लिखा है तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसको उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सब ऐसे ही करेंगे जनरली और ये। लेकिन मैं आपको बोलूंगा इस रिजल्ट को आप याद रखो, जब भी आपको ऐसे लिखा होगा ना अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और अगर आपको बोल रहा है कि एक्यूट एंगल है वो एंगल, तो याद रखना उल्टा 1 माइनस कॉस ए, और जो ऊपर था वो एज इट इज नीचे आ जाएगा साइन ए। बस क्या क्या चेंज करवाया है मैंने कि एक साइन बदलेगा और ये जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, ये इक्वल होते हैं, ये आप याद कर लो। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज याद करा देता हूँ कि कॉस में अगर गिवन हो कॉस तो नीचे होगा हमेशा आपको ऐसे गिवन साइन ए, और वही बात सेम कि ऊपर यहाँ प्लस का हो जाएगा साइन चेंज, और ये जो यहाँ पे ऊपर होता है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो इस चीज को भी आप याद कर लो, ये भी आपको कहीं दिखाई देगी, और अगर पेपर में दिखाई देगी तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट टिक कर देना है। तो ऐसा कहाँ पर है, खाली एक में है इस ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर है। अदरवाइज आप ऐसे सॉल्व करते तो भी यही आता, बट मैं एडवाइस करूंगा ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, आप ऐसे ही याद कर लो एक आइडेंटिटी के तौर पे, और आपको एक काम करेगी मेंस में, तो खासकर काम करेगी, टाइम बचाएगा आपको, ठीक है। क्या होता है कि साइन दे रखा है, नीचे कॉस दे रखा है, यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये साइन यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर कॉस दे रखा है यहाँ माइनस का होगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाता है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जो बाइसेक्टर है क्यू और आर का मीट एट ओ इनसाइड द ट्रायंगल, तो एंगल ये फाइंड द। अच्छा देखिए आपने पढ़ रखा होगा भाई, एक ट्रायंगल के अंदर कितने सेंटर्स होते हैं, 4-5 तरीके के सेंटर्स पढ़ रखे हैं, और सबकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि एक पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल है, बीच में ओ है, और ये जो क्यू है ये कट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है, ये एंगल दे रख दिया है 160 डिग्री, एंगल पी पूछ रहा है, तो भाई ये इन सेंटर वाला सवाल हो गया। इन सेंटर के लिए हम क्या लिखते हैं, इन सेंटर के लिए लिखते हैं 160 जो भी यहाँ पे एंगल होता है इक्वल टू 90 प्लस जो यहाँ ऊपर वाला होता है p/2, एंगल p/2, तो ये 90 इधर से माइनस होगा, यहाँ आएगा 17, और एंगल p/2 तो ये हो जाएगा 34, 34 आंसर में है। और अगर आप बाकी सेंटर्स की बात करें तो क्या होता है, एक सेंट्रोइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। एक सरकम सेंटर होता है भाई, एक होता है सेंट्रोइड, एक होता है सरकम सेंटर, अलग कलर से लिख दूं क्या, ऐसी रिवाइज कराने के लिए। सर्कम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगला क्या होता है, इन सेंटर, जो अभी हमने पढ़ा। इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स। उसका अगला क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। इन सब पे सवाल बनता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कभी आपको अच्छे से समझा दूंगा। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट का इंटरसेक्शन होता है, और एक होता है एक्स सेंटर, जिसके अंदर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ दो एक्सटीरियर बाइसेक्टर और एक इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। और इन सबके फॉर्मूले होते हैं फिक्स, तो उसमें से वही एक ये फॉर्मूला इन सेंटर का, वही मैंने यूज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपके सामने लिखा और कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ये निकालिए, तो बस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 4 जा 28 साइन थीटा प्लस 4 4 जा 16 कॉस थीटा, 9 5 जा 45 साइन थीटा, 5 2 जा 10 कॉस थीटा। अब साइन इधर बढ़ा है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 17 साइन, 30 15 और 2 17 साइन, ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 कॉस। तो आपके पास साइन अपॉन कॉस आ जाएगा 17 अपॉन 26 अपॉन 17, मतलब कि टेन थीटा आपका आ गया ये। अगर टेन थीटा ये आ गया तो अब आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते जो आपको गिवन है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 अपॉन 289 प्लस 5, और यही नीचे माइनस का होगा, ठीक है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब देखिए यहीं से मैं स्मार्टली सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेशन को बचाना है। तो
अब देखिए 5 इससे मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 44, फिर 4 कैरी, 5 10 और 2 14, ये आ गया। इसमें 676 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 1, तो ऊपर तो 21 वाला आएगा, तो ये गलत है, ये गलत है। और अगर नीचे देखें तो ये नंबर बड़ा आ रहा था, इसमें से ये घटेगा, माइनस का आएगा, तो माइनस वाला ये है, तो ये आंसर है। देखिए ऐसे आंसर आ गए। इतना अगर हम देखें, हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो, स्टेप स्किप करना, अदरवाइज आप इसको जो यहाँ मैंने छोड़ा इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बट यहाँ से पता चल रहा है नीचे वाला ये नंबर बड़ा, इससे माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, और ऊपर तो भाई ये है ही, तो माइनस वाला यही, और ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए थे। नेक्स्ट, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12, देन इंक्रीज बाय 23, और जो नंबर ऑब्टेन कर रहा है उसे नाउ डिक्रीज बाय 34, देन व्हाट इज द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। तो 3 दे रखा है, या तो आप 3 के फॉर्मूले से कर लीजिए डायरेक्ट, या ज्यादा अच्छा होगा अगर आपको टाइम बचाना है और कैलकुलेशन कम रखनी है तो आप दो दो लेके करिए। एक है आपका पास 12, एक है 23, ये दोनों इंक्रीज है, और अगला है आपका 34 डिक्रीज। तो मैं आपको बोलूंगा पहले 2 नंबर का कीजिए, फिर 2 नंबर का कीजिए, तो जल्दी हो जाओगे आप। और 2 नंबर वो चूज कीजिए जिसमें आप एक छोड़ेंगे, उसका आपको मल्टीप्लाई करना आ रहा होगा। मतलब मेरा कहने का है, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। अगर आप 12 और 23 का कर रहे होंगे और आपको बाद में 34 का टेबल नहीं आता तो मुश्किल होगी। तो मैंने तो 30 तक टेबल याद किया और 35 और 36 का आपको बोला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का कर लेता हूँ, फिर 12 बचेगा, 12 का टेबल आता है तो 12 वाले को मैं बाद में कर पाऊंगा, क्योंकि ए बी को मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो 23 माइनस ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस का ही आएगा, तो 23 चौके ए बी, यहाँ पे क्या होता है, ए बी अपॉन 100 ही होता है ना, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने अभी भी बोला आपको टेबल याद होना चाहिए, लेक्चर 2 में भी 23 बहुत यूज होता है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत प्रैक्टिस करके आपको बताई कि ये टेबल्स बहुत यूज होते हैं। चलिए करता हूँ मैं। तो 23 चौके 92, 9 कैरी, 23 किया 69, और ये हो जाएगा 78, 782 हो जाएगा, और नीचे 100 होता है तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो 11 और 7 18.82 आ गया। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या ले आएंगे, ये 12 ले आएंगे प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 में से एक है 6.82, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और अभी भी अगर हम देखें तो आगे जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, तो इंक्रीज वाले तो ऑप्शन ही कट जाएंगे, बचे डिक्रीज वाले। अगर आपके पास टाइम कम हो तो तुक्का मार सकते हैं, अदर क्योंकि आंसर बहुत करीब है, दूर होता तो मैं गेस करा देता, लेकिन पास पास है, निकाल लो फटाफट। तो 12 का टेबल आता है, 12 2 जा 24, 2 कैरी 12 8 जा 96, 98, 9 कैरी 12 8 जा 96, तो 12 8 जा 96 टू 98, 9 कैरी 12 8 जा 96, तो ये हो जाएगा 105, फिर 10 कैरी 12 जा 12, और ये हो जाएगा 24। तो 2 पॉइंट इसके, और 2 पॉइंट जो है नीचे जो 100 होता है उसके, ये जो 100 होता है उसके 2 लगा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा -2.45 के अराउंड, और यहाँ पे -2.45 आप ऐड करोगे तो ये कभी भी 9 से पार नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास जाएगा, तो आपका 9 डिक्रीज आंसर हो जाएगा, 10 के पास ही नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आ गया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट इतना परसेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉल्ट इज इतना, नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, उसने ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम। उसने इतने का लिया, इतने का ही बेच रहा था, तो सेटिस्फाई नहीं था, उसने कहा कि भाई मैं 20 ग्राम कम दूंगा, तो उसका गेन क्या हुआ। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेक्चर 1 में, फिर बता रहा हूँ, बस भाषा अलग लिखी है कि भाई वो 1000 के बदले 800 ग्राम दे रहे हैं और बोल रहा है मैं 1000 दे रहा हूँ, तो छोटा पहले लिखते हैं, बड़ा बाद में लिखते हैं जब प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस हो रहा होगा तो उल्टा लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर वो यही बोलेगा डिसऑनेस्ट क्यों है शॉपकीपर, क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट अपना करेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आएगा 4:5, है ना, तो ये हो जाएगा गेन कितना हो जाएगा उसका, 25%। अब एक चीज यहाँ पे आपको जानने वाली है कि इस चीज को आप बस इतना ही लिख के ओरली कर सकते, इसके बाद मैंने आगे नहीं करा, तो ये 4 पे 1 का फायदा, तो कितना आ जाएगा, 25%। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन, अ थीफ नोटिस अ पुलिसमैन। देखिए चोर पुलिस के क्वेश्चन भी काफी आते हैं, और CHSL में इवन काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। तो अ थीफ नोटिस अ पुलिसमैन एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। मान लो 600 मीटर पे एक पुलिसमैन को एक थीफ दिखाई दिया, द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजिंग। थीफ भागने लगा, पुलिसमैन से चेस कर रहा है, और पुलिसमैन भाग रहा है 12 की, द थीफ एंड द पुलिसमैन स्टार्ट रनिंग एट, ठीक है, ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ये 15। पुलिस जब तेज भागेगा तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। फाइंड द टाइम इन मिनट, ये ध्यान रखना यूनिट का। मेंस 2024 में यूनिट के क्वेश्चन की वजह से काफी लोगों ने गलत करा था, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना कि मिनट में निकालना है। रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, तो बस क्या करना होता है, ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, ऊपर 600, नीचे जब भी सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो बड़े में से छोटा माइनस करा,
ऐसे ही होता है। लेकिन ये क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे सेकंड में बनाने के लिए, करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। तो ये हो जाएगा 600 और नीचे हो जाएगा 3 × 5 × 18, 18 तो 3 6 तो ऊपर आ जाएगा 3600/5, तो ये हो जाएगा 72, और ये है सेकंड में लेकिन, ठीक है। तो सेकंड्स में है, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर देंगे, तो ये कट के क्या आ जाएगा 12 मिनट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 25वां क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज दिस एंड द सेंट्रल एंगल इज, अच्छा 2 क्वेश्चन आ गए ना देखिए इस तरीके के। तो अब वो ये बोल रहा है एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो बहुत स्मार्ट होगा, मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था कि जब भी पाई की बात हो तो आप डिवाइड बाय 11 को चेक करो, अगर वो ऑप्शन है तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी वही आंसर है। प्राइम नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे तो है ना, तो दिस इज द आंसर। अब आप मेरी बात सोचिए, ऐसे ही आपको टाइम बचाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये आपका सर्कल है, ये आर होता है, ये आर होता है, ये एल होता है, तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 2r प्लस एल इक्वल टू 64/3। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एल की वैल्यू निकालोगे, एल की वैल्यू रख सकते हो, वो क्या होता है थीटा 60/360 इंटू 2πr, और यहाँ से भी आर, तो आपके पास एक आर की वैल्यू आ जाएगी, उस आर की वैल्यू यूज करके ये आंसर निकालोगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो स्मार्ट लोग होंगे वो सिर्फ 11 का मल्टीपल पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए 25 क्वेश्चन हो गए, अब हम स्किप वाले फटाफट कर लेते हैं, जो हमने स्किप करे थे, और एग्जाम में भी आपको वो स्किप करने हैं, अदरवाइज आपका टाइम खराब हो जाएगा। जब आप ऐसे 20-22 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग ही लेवल पे होगा। कौन से क्वेश्चन स्किप करे थे, शुरू के ही करे थे शायद, शुरू में इन्होंने टफ क्वेश्चन डाल दिए थे इस सेट में, या कैलकुलेटिव डाल दिए थे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये रहा और एक ये रहा पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि 4 स्टॉक हैं और ए बी सी और डी, ठीक है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है 20% और रिटर्न है 6% की, तो ए का रिटर्न जो है वो 6% की है और ए 20% है। बी का कितना है 30% और रिटर्न है 8 है और 30% है। सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 20%, तो पोर्टफोलियो रिटर्न है 4, ठीक है। ये परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं, आपको पेपर में समझ आ जाएगी क्या है, ठीक है। और ये बचा हुआ जो है डी है 30% ही होगा और इसका नेगेटिव रिटर्न है, बस ये ध्यान रखना है प्लस और माइनस का। तो इस जीरो की तो जरूरत ही नहीं, इसे काट दो, एक तरीके का रेशो ही है। और बस आपको क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एवरेज निकालना है। तो भाई कुछ नहीं करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 6×12 प्लस 8×3=24 प्लस 4×2=8, और यहाँ पे क्या होगा 5×3=15, बस ये माइनस का हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 44, 44 में से 15 गए 29, और नीचे क्या है इनका जोड़, ये कितना आ जाएगा 10, 2.9 है। दिस इज द आंसर, नीचे होगा 10%, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया था, ये एक हमने स्किप करा था क्योंकि ये बड़ा था। ये कर लेते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो वो ये कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस printed by all the printer together on Wednesday was 15% more than the total number of pages printed given together on Saturday, then what was the total number of printed together on Wednesday। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर सैटरडे का जो टोटल है वो कुछ है, तो बताओ कि वेनसडे के अंदर कितने पेजेस प्रिंट होते हैं। तो वेनसडे के अंदर जितने भी प्रिंट होते हैं वो कितने 15% मोर बोल रहे हैं। तो आप पहले इसका टोटल निकालो सैटरडे को। तो देखो टोटल तो आप चाहे ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा कि भाई ऐसे करने में ना, जब तक आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी ना करो, अदरवाइज 3 4 5 सेकंड ज्यादा ही लगेंगे, आप ऐसे लिख के कर लेना, अदरवाइज कुछ गड़बड़ होगी ना तो आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। तो अगला क्या है 1 1 2 3 0 और 6 5, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे करने में ना काफी प्रैक्टिस की जरूरत है एडिशन में भी, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे कर लो आपके 3 4 सेकंड ज्यादा लगेंगे। 0 7 8 15 15 और 9 होता है 24, 24 का 2 कैरी, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 का 2 ऊपर 2 कैरी, 8 2 10 11 17, 17 और 7 24 ऊपर 2 कैरी, तो ये आ गया आपका। तो आपका टोटल कितना आ गया 34240, यही आ गया। अब आप वो कह रहा है कि वेडनेसडे को जो भी होगा वो होगा 15% ज्यादा, तो मैं 115 से मल्टीप्लाई कर दूं और अपॉन 100, तो ये 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 23, और ये 5 से कटेगा आएगा 20, और अगर हम देखें तो ये 0 से 0 भी कट गया। अब देखिए मैं ना सॉल्व नहीं करूंगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो भाई मैं तो ऐसे ही हिसाब लगा लेता हूं। ये 2 4 को डिवाइड करेगा 2 पे इंटू 2 3, और ये 2 3 जा क्या आएगा 6, तो ये यूनिट डिजिट क्या आएगा
6। यही सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और यहीं पे खाली 6 आंसर है। तो दिस विल बी योर आंसर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और आई होप आपको मेरे जो सोल्यूशन है वो अच्छे लगे होंगे। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आप ऐसी अप्रोच बना के जाएंगे तो आप मैथ्स के अंदर जब भी एग्जाम में प्रेशर डेवलप होगा ना, तो उससे होता है कि आपके बाकी सेक्शंस खराब हो जाते हैं। तो अगर आप मैथ्स को संभाल लोगे तो बाकी सेक्शंस को भी आप पोलाइट पीसफुली कर पाओगे। तो आप मेरे साथ इस सीरीज में बने रहे, मैं आपकी अप्रोच डेवलप करा के ही मानूंगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपकी और परेशानी हो, कमेंट में आप बता सकते हैं, लेक्चर के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। अब मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 4 पे।